हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आर्ट एंड कल्चर की 5 चैप्टर पढ़ेंगे। 11th क्लास की एनसीईआरटी है और ये बुक पढ़नी होती है। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की एक बुक आती है, वो पढ़नी होती है। उसके बाद आप नितिन सिंह कहानियाँ पढ़ सकते हो। तो आज हम लोग 4 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। आज 5 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और हमारे साथ आप ये बुक कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे साथ पढ़ सकते हैं। अजंता के बाद भी अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। खंडगिरी, उदयगिरी की गुफाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में। और उसके बाद अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे हुए हैं जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और उनमें प्रतिमाएं जो बनती थी वो अत्यधिक प्लस्तर और रंग रोगन की हुई थी। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थानों पर चलती रही जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों एक साथ उपयोग होता रहा। गुफाएं को खोद करने की परंपरा मूर्तिकला चित्रकला के साथ साथ चलता रहा। बादामी एक ऐसा बादामी जगह में बादामी का कर्नाटका में बादामी है और वहाँ की गुफा के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य में बादामी स्थित है। चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं ने की राजधानी थी बादामी। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। वाकटक वंश के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्कन दक्षिण भारत में अपने जब वाकटक वंश का पतन हुआ तो चालुक्यों का शासन स्टार्ट हुआ। तो चालुक्यों ने दक्कन और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। और एक चालुक्य नरेश मंगलेश थे। मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। वहीं चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा भाई और छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। चालुक्य नरेश मंगलेश कौन था? तो चालुक्य नरेश मंगलेश जो था वो पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी तक का उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी हुई और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। जो बादामी की गुफाएं हैं वो विष्णु के लिए समर्पित हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इसी युग में खोदी गई थी। इसका संरक्षक जो राजा मंगलेश था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आमतौर पे इस गुफा में विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। बादामी की गुफाओं को आमतौर पे विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है जो चालुक्य नरेश मंगलेश के संरक्षण में बनाया गया था। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इनमें से एक ऐसा दृश्य चित्रित किया गया है जिसे कीर्तिवर्मन जो कि पुलकेशिन प्रथम और मंगलेश का बड़ा भाई था, पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ एक नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया है। महेंद्र वर्मन को इस नृत्य का आनंद लेते हुए दर्शाया गया है। दृश्य फलक के कोनों की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां हैं। इंद्र की आकृतियां हैं। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। इसकी लयबद्ध रेखाएं, धारा प्रवाह और सुसंहित संयोजन की कला कुशलता और परिपक्वता की सुंदर उदाहरण हैं जो ईसा की 6ठी शताब्दियों के कलाकारों में पाई जाती थी। उस 6ठी शताब्दी के कलाकारों में बहुत अच्छी तरह कला का ज्ञान था जो कुशलता दिखाए हैं। राजा रानी के रमणीय और लावण्य मुखमंडल में हमें अजंता की चित्र शैली की याद दिलाती है। उनकी आँखों में गर्तिका, बड़े आँखें आधी नीची और होठ आगे निकले हुए दिखलाए गए हैं। यह घातव्य है कि चेहरे को अलग अलग हिस्से की बाहरी रेखाएं सुस्पष्ट और संपूर्ण चेहरों को सुंदरता प्रदान करती है। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृति को भव्य बनाया। आकृतियों में बहुत अच्छा से कलात्मक दृष्टि देखने को मिलती है। लयता सुंदर चेहरों को प्रस्तुत किया गया है। सुस्पष्ट चित्र बनाए गए हैं। और पल्लव, पांडव और चोल राजाओं के शासनकाल में कला देखते। ये तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का
बेटा मंगलेश प्रथम और कीर्तिवर्मन प्रथम जो बादामी के गुफा था उनका संरक्षण दिया था, और एक गुफा विष्णु धर्म को ज़्यादा समर्पित है। और उसके बाद पल्लव, पांडव और चोल राजाओं के शासनकाल में कला का विकास देखते हैं। उत्तरी चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांडव और चोल वंशीय राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी। अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते थे। पल्लव राजा जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में राजसत्ता में आए तो वो कला पल्लव राजा थे, वो कला प्रेमी थे और कला से बहुत लगाव था उनका, तो इसीलिए उन्होंने कला का संरक्षण ज़्यादा दिए। जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम जिन्हें 7वीं शताब्दी में राज किया था, और उनमें पनामलई, मंडकपट्टू और कांचीपुरम तमिलनाडु में मंदिरों का निर्माण कराया। पल्लव राजा थे जो कला के बहुत प्रेमी थे, और उन्होंने कांचीपुरम तमिलनाडु में पनामलई, मंगमपट्टू में मंदिरों का निर्माण कराया। मंगमपट्टू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्र प्रथम उनकी उपाधियों के विभूषित था, जैसे विचित्र चित्त, जिज्ञासु मन वाला, चित्रकार पल्लू, कलाकार केसरी, चैत्यकारी, मंदिर निर्माता। मतलब उनको उपाधियों धारण करने का बहुत शौक था। तो जैसे विचित्र चित्त, जिज्ञासु वाला, चित्रकार पुल्लू, कलाकार केसरी और चैत्यकारी, मंदिर निर्माता। इन उपाधियों से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधित गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। इन मंदिरों देवालयों में पाए जाने वाले चित्रों की महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे। हालांकि अब उन चित्रों के कुछ अंश ही बचे। मतलब महेंद्र वर्मन के कला से बहुत प्रेमी था और उपाधियाँ धारण करने की उन शौक था, तो उन्होंने कला को बहुत संरक्षण दिया। पल्लव राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम, लेकिन बाद में उन चित्रों के कुछ ही अंश बचे हैं। पन्नामलाई देवी की आकृति ललितपूर्ण बनाई गई है। कांचीपुरम तमिलनाडु है। कांचीपुरम में मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। कांचीपुरम के मंदिर जो है वो पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। और तो उन चित्रों के कुछ ही अंश उपलब्ध है जिनमें सोमस्कंद को चित्रित किया गया। मतलब उन चित्रों के ज़्यादा अंश अभी उपलब्ध नहीं हैं। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं। रेखाओं में लयबद्धता पाई जाती है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में इन चित्रों में अलंकरण की मात्रा अधिक है। मतलब पहले जो चित्र बनाई गई थी और अभी जो चित्र बनाई गई उसमें कुछ ज़्यादा ही अलंकरण किया गया। धड़ का चित्रण पहले जैसा ही है, मगर अब उसे लंबा बना दिया गया। अब पल्लव का राजा तो देख लिए, पल्लव राजा के समय में संरक्षण किस तरह कला का हुआ। फिर अब पांडव सत्ता में आए तो उनके बारे में पढ़ते हैं। पांडव राजा ने किस तरह संरक्षण दिया। जब पांडव सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला का संरक्षण दिया, जैसे तिरुमल्लईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल और पुटकोई तमिलनाडु में है स्थित जैन गुफाओं का जीवंत उदाहरण है। तो पांडव राजाओं ने कौन कौन से कला का संरक्षण दिया, जैसे तिरुमल्लईपुरम की गुफाएं, सीतनवासल, पुटुकोट्टई तमिलनाडु में जैन गुफाओं का मतलब उन लोगों ने संरक्षण दिया। तिरुमल्लईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती है। सीतनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत पर और ब्रैकेट में चित्र दिखाई देते हैं। बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियाँ देखी जा सकती हैं। इन आकृतियों की बाहरी रेखाएं दृढ़ता के साथ खींची गई हैं और हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से चित्रित की गई हैं। शरीर का रंग पीला है और अंगों की मतलब उनकी कैसी चित्रों की संरचना थी उसके बारे में ही है। तो ये नहीं कलात्मक मतलब कल्पना शक्ति और कुशलता का गोता के चित्रों में दिखाई पड़ती है, और आंखें बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती हैं। ये है 7वीं शताब्दी में पन्नामलाई देवी की चित्र। देवालय बनाने उन्हें उत्कीर्णित आकृतियों तथा चित्रों को साजने संवारने की परंपरा पल्लव नरेश पांडव पल्लव के बारे में देख ली। अब चोल नरेश के शासनकाल में क्या हुआ, तो चोल नरेश के शासनकाल में देवालय और उत्कीर्णित आकृतियों और चित्रों को साजने संवारने की परंपरा चालू रही, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक के प्रदेश पर शासन किया था। 9 से 13 तक
किसने शासन किया था? तो चोल नरेश। लेकिन 11वीं शताब्दी में जो चोल राजा अपनी शक्ति के चरम मतलब किसी न किसी राज्य का चरम पे पहुंच जाता है, उसके बाद पतन होता है। तो चोल नरेश जब 11वीं शताब्दी में अपने चरम शिखर पे पहुंची तो चोल कला का विकास हुआ। और वो चोल कला का विकास में मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब चीज़ दिखाई पड़ता है। और स्थापत्य कला में मतलब बहुत उत्कीर्ण थे। जैसे स्थापत्य कला, वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे। तमिलनाडु के तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम, दारासुरम के मंदिर चोल राजाओं ने के संरक्षण में बनाया गया है। जैसे राजराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने। वैसे तो नर्तन मलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से चोल काल के संरक्षण में बनाया गया? तो गंगईकोंड, चोलपुरम, दारासुरम, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। इन्हें खोजने पर पाया गया है कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें थीं। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी। जब इन चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोलकालीन महान परंपरा के नमूने आ गए। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों का रूप प्रस्तुत किया गया, जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज मतलब शिव की नटराज की एक मूर्ति बनी हुई कांस की, वो बहुत फेमस है मूर्ति। नटराज शिव और उसके संरक्षण राजराज चोल और परामर्शदाता कुरवर और नृत्यंगनाओं आदि का भी चित्र का दर्शाया गया है। मतलब उनके संरक्षण का भी चित्र बनाया गया है साथ में। अब चोल काल का देखिए, पहले पांडव का देखे, फिर पल्लव का देखे, फिर पहले पल्लव का देखे, पांडव का देखे, चोल का देखे और फिर विजयनगर का चित्र देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों की कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, जिसका विकास कई वर्षों तक के अभ्यास के बाद हुआ था। इनमें लहरीदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह, आकृतियों के हाव भाव और अंग प्रत्यंगों की लचक देखते ही बनती है। उनमें एक और चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता एवं पूर्णता प्रदर्शित होती है, तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर में शुरुआत होने का पता चलता है। 3री शताब्दी में चोल वंश जब पतन हुआ तो विजयनगर, हम लोग पढ़े हुए हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे विजयनगर साम्राज्य का बारे में, तो विजयनगर साम्राज्य के समय कौन सी कला उत्पन्न हुआ? तो जब चोल वंश का पतन हुआ तो विजयनगर राजवंश 14वीं से 16वीं सदी, जब उस समय ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड जो चोलकालीन जब पतन हुआ तो विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं सदी में आए। उस समय मतलब यूरोपीय कंपनियां का भी शुरुआत वो लोग भी आने लगे थे हमारे देश में। और हम्पी के त्रिची तक समस्त क्षेत्रों में नियंत्रण कर लिया इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में। हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया और अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। त्रिची के पास तिरुपराकुन्नम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, विजयनगर शैली की आरंभिक चरण के नमूने हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में एक चित्र को बुकराय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली थी। मतलब विजयनगर साम्राज्य में कैसी कला की मूर्तियाँ बनाई गई थी उनके बारे में वर्णन किया गया है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदपुर के पास लेपाक्षी में वहाँ शिव के मंदिर पर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का विकास किया, जिसमें चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को 2 आयामों में दिखाया गया है। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई है और संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट होता है। पूर्ववर्ती शताब्दियों ये सब हम ऐसे ही पढ़ रहे क्योंकि उतना ये नहीं है, सिर्फ चित्र का वर्णन किया गया है।
पूर्ववर्ती शताब्दियों में इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों में कलाकारों द्वारा अपना लिया गया था, जैसे कि नायक काल के चित्रों को देखने में मिलता है। 17वीं से 18वीं शताब्दी में नायक कालीन चित्र तिरुपराकुनरनम और श्रीरंगम तिरुवरुवर में देखे जा सकते हैं। मतलब 17वीं 18वीं शताब्दी में नायक कालीन चित्र का विकास हुआ। वो कहाँ देखने को मिलती है? तो तिरुपराकुनरम, श्रीरंगम और तिरुवरुम में। तिरुपराकुनरम में दो अलग अलग कालों यानी 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन से संदर्भ में चित्रण किया गया है। नायककालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तिरुवरुर में एक चित्र फलक में मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्र फलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित की गई है। चिदम्बरम तमिलनाडु में शिव विष्णु से संबंधित चित्र को चित्रित किया गया है, कथाएं चित्रित की गई हैं। शिव को भिक्षाटन मतलब भिक्षा लेते हुए दिखाया गया है और विष्णु को मोहिनी रूप मतलब स्त्री रूप में दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। वैसे ही तमिलनाडु के आकाट जिले में चेंगम स्थल पर श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्र फलक है जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है। ये चित्र नायक चित्रकला के प्रवर्ती चरण के नमूने हैं। उपयुक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप है, अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए हैं। मतलब उपयुक्त चित्र देखने से पता चलता है कि नायक शैली है जो विजयनगर शैली का ही कुछ बदला हुआ रूप है, लेकिन कुछ परिवर्तन किया गया है। आकृतियों के पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं, जहाँ की पुरुष आकृतियाँ भी कमर पतली दिखाई गई है, जबकि विजयनगर शैली में उनके पेट भारी बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। कलाकारों ने पूर्ववर्ती शताब्दियों की परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों को गति बढ़ने का प्रयत्न किया है। मतलब ऐसा बनाया गया है चित्र को जैसे वो जीवंत दिखे और चित्रों को अंतराल में भी गतिशील बनाने की कोशिश की गई है। तिरुवल्लम जूली तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। अब केरल के भित्ति चित्र के बारे में देखते हैं। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं ही अपनी एक चित्रात्मक भाषा और तकनीक का विस्तार कर लिया। 16वीं से 18वीं शताब्दी में और अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों का मतलब मिश्रण करके सोच समझ कर अपनाया। इन कलाकारों ने कथकली, कलम एछुथु, केरल के अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी। एछुथु कलम एछुथु क्या है? तो कलम एछुथु मतलब केरल में जब पूजा होता है तो उस समय भूमि पर चित्र किया जाता है, तो वही है कमल एछुथु। कथकली कमल एछुथु जैसे समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर ऐसी ही भाषा विकसित कर ली जिसमें कल्पनाशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी मतलब प्रस्तुत किया जाता था। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह की दीवारों और मंदिरों के मिहराब दीवारों पर और कुछ राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। विषय की दृष्टि से केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक मतलब हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनाई गई है, जैसे उनकी कथाओं पौराणिक प्रसंगों पर आधारित हैं और ऐसे ही उस समय केरल में सब प्रचलित था। ऐसा प्रतीत होता है कि जो केरल के कलाकार थे वो रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतर और मौखिक परंपराओं का आधार बनाया था। मतलब उन्हीं से वो आधार से वो चित्रित किए थे। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक है स्थलों पर बनाए गए हैं, जिनमें से 3 महल महत्वपूर्ण हैं, जैसे कोची का डच महल। मतलब 60 से भी अधिक स्थानों पर केरल के भित्ति चित्र बना हुआ है, लेकिन कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम इस जगह महत्वपूर्ण है, जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपराओं का परिपक्व अथवा दृष्टिगोचर होती हैं। वे है पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, पनायर कावु थिरुकोडियमनाथम थानम, तिरुकोडी थानम, त्रिपड़यार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वड कुकनाथन मंदिर।
आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचल के घरों और हवेलियों के बाहर दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। मतलब गाँव में दीवारों पे पेंट किया हुआ आपको अभी भी दिखने को मिलती है। जैसे त्योहारों पर महिलाएं बनाती है और दीवारों को साफ कर उन पर पेंट करती है और चित्र बनाती है, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र वहीं दीवारों पर चित्रकारी करने को ही भित्ति चित्र कहते हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में भी प्रचलित पिठोरो, उत्तर बिहार में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वर्ली तथा ओडिशा या बंगाल, MP या छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव के दीवारों में देखने को मिलती है भित्ति चित्र। थैंक यू। 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ हम लोग का। फिर कल 6 चैप्टर पढ़ेंगे और 6 चैप्टर थोड़ा लंबा है तो उसको देखेंगे। एक साथ हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे और नहीं तो आधा आधा करके करेंगे। वो इंटरेस्टिंग है, वो मंदिर स्थापत्य कला है।